और खबरों की शुरुआत कोरोना से, क्योंकि कोरोना को लेकर फिक्र अब लगातार बढ़ रही है। रोजाना 5000 से ज्यादा मामले अब कोरोना के सामने आ रहे हैं। एक बार फिर करीब 6000 मामले 24 घंटे में सामने आए हैं। तो वही एक्टिव केस की अगर बात करें तो इसकी संख्या अब 35000 के करीब पहुंच गई है। सरकार भी इसको लेकर अलर्ट हो गई है। सभी राज्यों में इंतजाम पुख्ता किए जा रहे हैं। तो वहीं आज से 2 दिन की मॉक ड्रिल भी शुरू होने जा रही है। खुद स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दिल्ली में तैयारियों का जायजा लिया। देश में कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर आज और कल यानी 10 और 11 तारीख को देश भर में मॉक ड्रिल की जा रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में, जहां पर खुद स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया पहुंचे हैं और जायजा ले रहे हैं यहाँ पर किस तरह से कोविड से निपटने के लिए तैयारी की गई है। अभी जो यहाँ पर मनसुख मांडविया मौजूद हैं वो है कोविड जांच केंद्र। यहाँ पे स्क्रीनिंग सेंटर बनाया गया है। इसी का ही जायजा इस वक्त स्वास्थ्य मंत्री ले रहे हैं। साथ ही साथ चाहे वो ऑक्सीजन की सप्लाई हो, कोविड वार्ड्स हो, इन सब का जायजा मंत्री लेंगे। मैं आपको बता दूं कि पिछले 3 से 4 हफ्तों में जो कोविड का ग्राफ है देश में बढ़ता हुआ नजर आया है। यही वजह है कि कितने तैयार हैं। अगर हम ग्राउंड पर बात करें, इसी के लिए यहाँ पर मॉक ड्रिल की जा रही है और स्वास्थ्य मंत्री खुद यहाँ पर मौजूद है। अगर आज की बात करें तो आज भी देश भर में 5800 से ज्यादा नए केसेस आए हैं और वहीं एक्टिव केसेस की संख्या की बात की जाए तो ये 35000 का आंकड़ा पार कर चुकी है। तो आज और कल 2 दिन देश भर में मॉक ड्रिल की जाएगी और मनसुख मांडविया खुद यहाँ पर इन तमाम तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। दीपाली नंदा, दिल्ली। और सिर्फ कोरोना ही नहीं बल्कि कोरोना के अलावा मॉनसून को लेकर भी इस बार चिंताएं बढ़ गई है। दरअसल प्राइवेट एजेंसी स्काईमेट ने कहा है कि इस साल बारिश औसत से कम होगी। सूखे का संकट भी अब आ सकता है। स्काईमेट ने के मेट्रोलॉजी और क्लाइमेट चेंज विभाग के प्रेसिडेंट जेपी शर्मा का कहना है कि इस साल एल नीनो की वजह से मॉनसून अनुमान से कम रह सकता है। एल नीनो आने वाला है और अभी भी वो डेवलप कर रहा है। ये शुरुआती दौर है अभी उसका। अभी जब तक मानसून शुरू होगा हमें फुल फ्लैश जो एल नीनो है वो लगभग उसके दूसरे हाफ में देखने को मिलेगा। लेकिन एल नीनो कंडीशन बन रही है और जैसा कि हमने पहले भी देखा हुआ है कि एल नीनो जो है मानसून के लिए अच्छा साबित नहीं होता है। लगभग 80% केस में तो हमें या ड्राउट या बिलो नॉर्मल रेनफॉल होता है। उसके चलते हालांकि दूसरी कंडीशन भी है, उसकी कंडीशन है, दूसरा डेटा है, वो सब कुल मिला के ही मानसून फोरकास्ट बनता है और उसको मिला के ही हमारा जो अनुमान है कि ये बिलो नॉर्मल का मतलब है 90 से 95% जो लॉन्ग पीरियड एवरेज है उसका रेनफॉल होने की संभावना है। और इस खबर को डिटेल से समझने के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता असीम मनचंदा इस वक्त हमारे साथ हैं। उनके पास असीम, बताएं जरा, बारिश को लेकर इस बार तो चिंता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मॉनसून के सामान्य से कम रहने का अनुमान जताया जा रहा है। क्या कुछ डिटेल्स हैं इस पर आपके पास? देखिए, भारत में पिछले 5 साल में मानसून सामान्य रहा, लेकिन इस साल स्थिति थोड़ी सी गंभीर हो सकती है। इस साल एल नीनो की स्थिति हो सकती है, जिसका मतलब कि सूखा हो सकता है। जो प्राइवेट फोरकास्टर स्काईमेट है उसने मानसून को लेकर के अपना पूर्वानुमान जारी कर दिया। उसके मुताबिक जो मानसून के 4 महीने होते हैं, जून से लेकर सितंबर तक, इसमें बारिश 94% हो सकती है। अगर 90% से कम बारिश होती है तो इसका मतलब सूखा हो सकता है। जो प्राइवेट फोरकास्टर स्काईमेट है उसके मुताबिक 40% इस बात की संभावना है कि मानसून बिलो नॉर्मल रहेगा, 25% इस बात की संभावना है कि मानसून सामान्य रहेगा, लेकिन सबसे ज्यादा 20% इस बात की संभावना है कि इस साल एल नीनो हो सकता है, इस साल सूखा हो सकता है। तो खासतौर पर जो सरकारी एजेंसी है, जो मौसम विभाग है, उसको 15 अप्रैल को अपना मानसून के लिए पूर्वानुमान जारी करेगा और तब बताएगा कि किस तरह से रेनफॉल इस बार देखने को मिलेगी। लेकिन इस बार एल नीनो की संभावना काफी मजबूत होती हुई नजर आ रही है, जिसका मतलब कि आने वाले दिनों में किसानों की परेशानी बढ़ सकती है और सूखे की स्थिति हो सकती है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका असीम। तो कुल मिलाकर ये रहा मौसम का हाल। और अब बात बाजार की, जहां टाटा मोटर्स के रिजल्ट और रियलिटी सेक्टर में तेजी से बाजार में आज जोश दिखा। सेंसेक्स निफ्टी लगातार 6ठे दिन बढ़त पर आज बंद हुए। सेंसेक्स 14 अंक चढ़कर आज 59,847 पर बंद हुआ। तो वही निफ्टी की अगर बात करें तो ये 25 अंक चढ़कर 17,624 पर आज बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा बढ़त रियलिटी, पीएससी, एनर्जी शेयरों में रही। मार्केट का पूरा एक्शन समझने के लिए चलते हैं सुमित के पास। सुमित, बताएं आज हाईलाइट्स क्या क्या रहे बाजार के? देखिए, आज मार्केट
मार्केट के लिहाज से देखा जाए तो बाजार में लगातार छठा दिन जबकि खरीदारी देखने को मिली। हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में भारतीय बाजारों ने शुरुआत तो बेहतरीन करी और मार्केट्स के अंदर मोमेंटम बना रहा, जिसमें फ्रंट लाइन इंडेक्स के अंदर खरीदारी थी। निफ्टी बैंक एक समय पर तेजी में था, लास्ट तक आते आते वहां पर थोड़ा सा फिजल आउट होता हुआ दिखाई पड़ा इंडेक्स में। और मिड कैप स्मॉल कैप में जो तेजी का रुख बना था वो मिड कैप स्मॉल कैप का तेजी का रुख आज भी कायम रहा। आज हाईलाइट में रहे रियल्टी, बढ़िया अपडेट्स, Q4 अपडेट्स के बाद तेजी रही। ऑटो, टाटा मोटर्स के Q4 अपडेट के बाद जोरदार तेजी और साथ साथ जो उनको रिसेंटली हाल फिलहाल में ब्रोकरेज हाउसेस के अपग्रेड्स हैं उसका इंपैक्ट। और उसके अलावा जो बाइंग देखने को मिली वो थी आईटी में, नंबर से ठीक पहले आईटी स्पेस आज हलचल में आता हुआ दिखाई पड़ा। तो ओवरऑल एक अच्छा सेशन, जबकि मार्केट्स ने जो मूड माहौल है, फिर मोमेंटम है, वो बरकरार रखा अपना। जी, सेक्टर के लिहाज से अगर देखें तो आज सेक्टर्स में किस तरीके का, कहाँ सुस्ती, कहाँ मंदी, कहाँ अच्छा? देखिए, आज सबसे पहले तो जो मूव रहा वो रहा इंडेक्स के टॉप गेनर्स में टाटा मोटर्स में। नंबर्स के बाद जोरदार तेजी यहाँ आई, 5.5% का उछाल। एक समय पर ये शेयर करीब 7% तक तेजी में था। ONGC 4.5% ऊपर, अदानी एंटरप्राइज 2.5% ऊपर, ग्रासिम करीब 2.5% तेजी यहाँ बनते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी के गिरने वाले शेयरों में आज बजाज फाइनेंस 2% नीचे, टाटा कंज्यूमर 1.5% नीचे, HUL 1.25% नीचे और एशियन पेंट्स करीब 1% 1.25% के आसपास की बिकवाली यहाँ आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में गोदरेज प्रॉपर्टीज लीड कर रहा था। Q4 के अपडेट के बाद 9% की तेजी, प्रेस्टीज एस्टेट 6.5% ऊपर, PFC REC दोनों में तेजी थी और कजारिया सेरामिक 4.5% की तेजी यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में TTML, पेट्रोनेट LNG, सुमितोमो केमिकल और सुप्रीम इंडस्ट्रीज 1 से लेकर 5% तक का फॉल यहाँ आता हुआ दिखाई पड़ा। आज स्टार सेक्टर था रियल स्टेट, तो गोदरेज प्रॉपर्टीज 9%, प्रेस्टीज 6.5%, DLF 6% और ब्रिगेड करीब 4% का उछाल यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए आपका सुमित। तो कुल मिलाकर कुछ इस तरीके का रहा आज मार्केट का हाल, लेकिन इस हफ्ते से नतीजों का जो मौसम है वो शुरू हो रहा है और इस अग्नि परीक्षा में सबसे पहला नंबर जो आएगा वो आएगा TCS और इन्फोसिस का। चौथी तिमाही कैसी रहेगी आईटी कंपनियों के लिए, ये बताने के लिए हमारे साथ हैं आशीष वर्मा। आशीष जी, बताएं कैसी रहेगी इन कंपनियों की चौथी तिमाही? जी हाँ, इस हफ्ते से ऑफिशियली इंडिया इंक के रिजल्ट सीजन की शुरुआत हो जाएगी, जब आईटी दिग्गज TCS और इन्फोसिस अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेंगे। और काफी दिक्कत भरा समय है। हम सब जानते हैं यूएस में रीजनल बैंक्स को लेकर इश्यूज, या यूरोप में क्रेडिट स्विस को लेकर दिक्कतें। इसके चलते बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज जो कारोबार है, जो वर्टिकल है, वो इंपैक्टेड है। ऐसे में क्लाइंट्स कितने कॉशियस हैं ग्रोथ को लेकर, ऐसे में क्लाइंट्स कितना ज्यादा समय ले रहे हैं डिसीजन लेने में, ये सब इंपॉर्टेंट होगा जानना और भापना। लेकिन जहां तक इस क्वार्टर परफॉर्मेंस की बात है, मैंने कोशिश करी है कि दिग्गज आईटी कंपनीज के थ्रू समझाने की कोशिश करूं किस तरह की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। एक म्यूटेड क्वार्टर होगा। जब मैं म्यूटेड कह रहा हूं तो यानी कि सॉफ्ट सा, ठंडा, फीका क्वार्टर होगा। सीजनली वीक क्वार्टर होता है मार्च क्वार्टर आईटी कंपनीज के लिए, क्योंकि समय लगता है आईटी कंपनीज को के क्लाइंट्स को अपने बजट डिसाइड करने में। ये समय होता है जब वो बजट डिसाइड कर रहे होते हैं, उसकी अनसर्टेनिटी होती है, ऊपर से ये सब मैक्रो हेडविंड्स हैं इस समय। तो एक्सपेक्टेड है कि -2% से +1% के बीच कांस्टेंट करेंसी की ग्रोथ होगी। इंडिविजुअल कंपनीज का परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर है। TCS अच्छा करेगा, इन्फोसिस का परफॉर्मेंस फ्लैट देखने को मिलेगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट है मार्जिन्स, और मार्जिन्स में 2 फैक्टर एट प्ले हैं। पहली चीज की एट्रिशन रिड्यूस हो रहा है कर्मचारियों का, वो टैलेंट को लेकर कंपनियों के बीच में होड़ जो लगी हुई थी वो रिड्यूस हो रही है, वो मार्जिन्स के लिए अच्छी खबर है। पर इस बीच ट्रैवल बढ़ रहा है, वीजा पे खर्च बढ़ रहा है, प्लस ग्रोथ ठंडी है, उसका दबाव मार्जिन्स पे देखने को मिलेगा। ऐसे में TCS मार्जिन्स एक्सपैंड करके दिखाएगा। कोई इन्फोसिस, कोई विप्रो, कोई टेक महिंद्रा के मार्जिन्स फ्लैट रहेंगे। HCL टेक के केस में मार्जिन्स दबते हुए दबाव में नजर आएंगे, पर इसका भी सर्विसेज बिजनेस मार्जिन्स इंप्रूव करके दिखाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट आउटलुक, और उसमें ज्यादातर मेरे ख्याल से ब्रोकरेजेस जो हैं वो एनालिस्ट एक्सपेक्टेशंस कट करेंगी रेवेन्यू एस्टिमेट्स के, क्योंकि बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर दिक्कतें आ रही हैं, वो बेक इन करने की कोशिश करेंगे जो अनसर्टेनिटी अब आती हुई ग्लोबल एनवायरनमेंट में। जो एक्सपेक्टेड है किसी इन्फोसिस से, HCL टेक से फाइनेंशियल ईयर की गाइडेंस, जो एक्सपेक्टेड है किसी विप्रो से Q1 की गाइडेंस, वो आपकी स्क्रीन पर है। ठंडा परफॉर्मेंस इस बार एक्सपेक्ट करिए Q4 में आईटी कंपनीज की तरफ से, और ज्यादा इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट्स की कमेंट्री, क्या समझ पा रहे हैं वो क्लाइंट से बातचीत करके, क्या भाप पा रहे हैं डिमांड को लेकर, आउटलुक को लेकर, बजट्स को लेकर, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका आशीष जी।
और अब बात जीएसटी की, क्योंकि जीएसटी कारोबारियों के लिए राहत भरी खबर है। अब 1 महीने के इनपुट टैक्स क्रेडिट को आसानी से दूसरे महीने के बकाया जीएसटी से एडजस्ट किया जा सकेगा। हमें जानकारी मिली है कि सरकार कारोबारियों के लिए जल्द ही रिकॉन्सिलिएशन लेजर की सुविधा शुरू करने जा रही है। सुविधा ये जून से शुरू हो सकती है। डिटेल लेते हैं इस खबर पर, हमारे साथ आलोक प्रियदर्शी हैं, उनसे। आलोक, बताएं क्या कुछ जीएसटी कारोबारियों के लिए राहत भरी खबर है आपके पास, डिटेल से जरा समझाएं इसे। बिल्कुल, देखिए ये इतनी बड़ी राहत है कि इस समस्या के चलते करीब 50 से 55 हजार कारोबारियों को जीएसटी नोटिस इशू हो चुका है, सो कॉल्ड नोटिस जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से, और उसकी वजह से वो काफी परेशान चल रहे थे। लिहाजा सरकार ने, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, कि इसको लेकर एक रिकंसिलिएशन लेजर की शुरुआत करने की तैयारी कर रही है, जिसके बाद अगर आसान भाषा में हम कहें तो ये होगा कि अगर पिछले महीने अगर आपका कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट बनता है तो उसका इस्तेमाल करके आप इस महीने अपना जीएसटी पेमेंट कर सकेंगे। ये बहुत आसान तरीके से हो जाएगा, क्योंकि रिकंसिलिएशन लेजर में जो उनका 2A होगा उसमें सारी एक इनपुट टैक्स क्रेडिट की डिटेल दिखती रहेगी। वहां से अब आसानी से वो पेमेंट कर सकेंगे। अभी तक ये सुविधा नहीं थी, जिसकी वजह से जो कारोबारी थे उनका जो ऑपरेशनल खर्चा था वो बढ़ जाता था, क्योंकि उनके खाते में दिख रहा है इनपुट टैक्स क्रेडिट, लेकिन वो इसका इस्तेमाल जीएसटी पेमेंट में नहीं कर सकते थे। उनके लिए एक्स्ट्रा फंड का अरेंजमेंट करना पड़ता था, और अगर इसमें कोई गड़बड़ी हो जाती तो उनको शो कॉज नोटिस आ जाता था। तो कुल मिलाकर 50 से 55 हजार नोटिस ऐसे इशू हो चुके थे। उसको देखते हुए सरकार ने ये एक नई सुविधा शुरू करने की तैयारी कर ली है, और हमें जानकारी मिल रही है कि ये सुविधा जो है मई के एंड तक या फिर जून के पहले हफ्ते में शुरू हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ी राहत कारोबारियों के लिए होगी, उनके ऑपरेशनल खर्चे को लेकर भी, नोटिस जो मिलने के बाद समस्याएं होती थी उसको लेकर भी, और जो इस तरह के जो जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B के भरने के बीच में जो मिसमैच होता है उसको लेकर। तो ये एक बड़ी राहत जीएसटी कारोबारियों को मिलने वाली है मई जून तक। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका आलोक। और जीएसटी पे मिलने वाली इस बड़ी राहत के बाद अब बात करेंगे 5G की, जहां अब देश में स्पेस ब्रॉडबैंड क्रांति आने वाली है। नई स्पेस पॉलिसी से सरकार ने देश में सैटेलाइट के जरिए ब्रॉडबैंड सेवा देने का जो रास्ता था उसे अब आसान बना दिया है। इससे अब विदेशी सैटेलाइट को देश में आसानी से ऑपरेट कर पाएंगे। इस खबर पर ज्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ है असीम मनचंदा। असीम, बताएं जरा ये पहले तो कि स्पेस ब्रॉडबैंड क्रांति है क्या? देखिए, गुरुवार को कैबिनेट ने नई स्पेस पॉलिसी को हरी झंडी दी है। इस नई पॉलिसी के तहत भारतीय स्काई को पूरी तरह से ओपन कर दिया गया। पहले इस पर इसरो और उसके कमर्शियल आर्म अंतरिक्ष का अधिकार था, लेकिन अब एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई गई है इन स्पेस, उसको ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। इन स्पेस जितनी भी कंपनियां उनके साथ टाई अप कर सकती है। मार्केट, ओपन मार्केट एक्सेस सैटेलाइट सर्विसेज देने वाली कंपनियों को दे सकती है। खासतौर की बहुत सारी कंपनियां जो सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाएं देने की तैयारी कर रही है। इसमें सबसे पहले नाम स्टारलिंक का है, दूसरा नाम वनवेब का है, तीसरा रिलायंस जो है, और चौथी कंपनी नेल्को है। ये चारों कंपनियां भारत की स्पेस में सर्विसेज देने की तैयारियां कर रही हैं। 2 कंपनियों को ऑलरेडी पहले ही लाइसेंस मिल चुका है। 2 कंपनियां कतार के अंदर है। एक बार इन सब कंपनियों को लाइसेंस मिल जाता है और साथ साथ मार्केट एक्सेस जिस तरह से नई पॉलिसी के साथ इनको मिल जाएगा, तो जल्दी भारत में ब्रॉडबैंड सैटेलाइट स्पेस के ऊपर सर्विसेज शुरू कर सकता है। खासतौर पर जो दूर दराज के इलाके हैं जहाँ पर किसी भी तरह से केबल पहुंचाना आसान नहीं है, वहां पर ये सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज सैटेलाइट के जरिए आसानी से दी जा सकती है। और सैटेलाइट स्पेस पॉलिसी के जरिए इसका पूरा स्पेस खुल गया, रास्ता एक नया खुल गया है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका असीम। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, और अब बात करेंगे राहुल गांधी की, जो एक बार फिर से बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। अब बीजेपी ने राहुल गांधी पर विदेशी व्यापारियों के साथ मिलकर देश को कमजोर करने का आरोप लगाया है। दरअसल कांग्रेस छोड़ चुके वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने रविवार को एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी विदेशों में अनवांटेड बिजनेसमैन से मिलते हैं। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि गांधी परिवार हमेशा से ही ऐसे व्यापारियों के साथ जुड़ा रहा है। गुलाम नबी आजाद के इस बयान के बाद बीजेपी राहुल गांधी से सवाल पूछ रही है कि राहुल बताएं कि वो विदेश जाकर किससे मिलते हैं। इससे एक बड़ा सवाल उठता है कि राहुल गांधी हर 4-5 महीने के बाद विदेश जाते हैं। किससे मिलते हैं राहुल गांधी जी? क्योंकि बाकी तो जाते हैं तो क्या क्या बोलते हैं कि भारत के लोकतंत्र पर ही सवाल करते हैं, वो चर्चा हम लोग कर चुके हैं। लेकिन राहुल गांधी किससे मिलते हैं? ये अनडिजायरेबल बिजनेसमैन कौन है? ये देश जरूर जानना चाहेगा, और हम चाहेंगे कि ये बात सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए कि राहुल गांधी जी जब भी विदेश जाते हैं तो किस तरह के अनडिजायरेबल एलिमेंट से, बिजनेसमैन से
अवांछनीय बिजनेसमैन से वो मिलते हैं और उनके मिलने का एजेंडा क्या हो। और अब बात राजस्थान की, जहां पर राजस्थान कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने एक बार फिर से बगावती तेवर अपना लिया है। पायलट ने गहलोत पर भ्रष्टाचार के खिलाफ वादाखिलाफी का आरोप लगाया और अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन का उन्होंने ऐलान कर दिया है, जिससे एक बार फिर से पार्टी का जो संकट है वो गहरा गया है। हालांकि इस मामले में पार्टी आलाकमान गहलोत के पक्ष में नजर आ रहे हैं। ऐसे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने के बाद पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं जयराम रमेश, उन्होंने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि किसी की भी अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो वहीं सचिन पायलट धरने की अपनी बात पर अड़े हुए हैं। मैंने तो चिट्ठियां लिखी और आज साल भर से ज़्यादा हो गया। आज का प्रकरण नहीं है क्योंकि मैं इस बात को लेकर बहुत लंबे समय से चिंतित था, तो इसलिए मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है, लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक इस पर कार्रवाई हुई नहीं है। एक सुझाव ये भी था कि पार्टी की साख बचाए रखने के लिए पार्टी के नेताओं द्वारा दिए गए आश्वासन और भाषण ऐसे ना लगें कि हम सिर्फ चुनावी रोटी सेकने के लिए झूठे मूठे आरोप लगाते हैं और सत्ता में आने के बाद हम सब भूल जाते हैं। तो ये सुझाव भी मैंने लीडरशिप को दिया था, लेकिन अभी तक इस पर कार्रवाई हुई नहीं है। ये हम सब जानते हैं, जनता जनार्दन है और हर पार्टी को अपनी बात पर विश्वास कायम कराने के लिए प्रमाण देना जरूरी है। तो इसलिए अपनी बात को लेकर मैं शहीद स्मारक पर 11 अप्रैल को ज्योतिबा फूले जी की जयंती है, उस दिन एक दिन का अनशन रखूं। और अमृतपाल केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। अमृतपाल के करीबी पप्पलप्रीत को पुलिस ने होशियारपुर से गिरफ्तार कर लिया। पंजाब पुलिस और पंजाब काउंटर इंटेलिजेंस ने पप्पलप्रीत को पकड़ने के लिए एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया था, जिसके बाद कामयाबी मिली। दरअसल पप्पलप्रीत अमृतपाल के साथ ही भागा था और फरार होने के बाद से पप्पलप्रीत हमेशा अमृतपाल के साथ ही नजर आया। पप्पलप्रीत सिंह बीते कुछ सालों से सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहता है और अब उसके फेसबुक, इंस्टाग्राम और साथ ही ट्विटर अकाउंट बंद कर दिए गए हैं। बीते 1 महीने से उसके यूट्यूब अकाउंट पर भी कोई नया वीडियो अपलोड नहीं किया गया है।